गर्मी में गरीब सास बहू का मिट्टी का बेड, कूलर और रसोई का सामान। आजा मेरी बहू, तेरा इस घर में बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरा भी ये घर छोटा सा है, लेकिन बहू मैं इससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं दे सकती हूँ। सासू माँ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मुझे मेरे ससुराल से कोई शिकायत नहीं है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ कि तू दिल की बहुत अच्छी है और इसीलिए तू कभी मुझसे किसी चीज की शिकायत नहीं करेगी, लेकिन मेरी बच्ची, अपनी इस गरीबी पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसी गरीबी की वजह से मैं तेरी बहनों को जूता छुपाई का शगुन नहीं दे पाई। तुझे कुछ नहीं दे सकूंगी, इसलिए मुझे माफ कर देना। माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं और ना ही कुछ लेने का लालच है। मैं अपने ससुराल के हालात से वाकिफ हूँ। हो सकता है बहू मैं तुझे कुछ दे पाती, लेकिन अभी महीने भर पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, जिसके बाद मेरे पास अब कुछ बाकी नहीं है। मैं अगर तुझे कुछ दे सकती तो वो माँ जैसा प्यार है। मेरी बेटी मेरे पास से चली गई और तू अपनी माँ का घर छोड़ आई। तुझे माँ की जरूरत है और मुझे मेरी बेटी की, और आज से तू ही मेरी बेटी है। मुझे तो ससुराल में सास की जगह माँ मिल गई, तो फिर और क्या चाहिए? रिद्धिमा ऐसा बोलकर शोभा से लिपट गई। रिद्धिमा की आज ही शोभा के बेटे सोहन से शादी हुई थी। शोभा बस एक गरीब सी औरत थी जिसके यहाँ कोई सुख सुविधा भी नहीं थी। छोटे और कमजोर से घर में शोभा के परिवार का गुजारा हो रहा था। बहू, अब तो ज्यादा गर्मी नहीं लग रही ना तुझे? नहीं माँ जी मुझे इस तरह से हवा मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाइए अब मैं करूंगी आपको और मुझे दोनों को हवा। बेटी बोला है ना मुझे आपने, तो माँ बेटियों की इतनी खिदमत करती हुई अच्छी नहीं लगती है। ठीक है बाबा, ले ले और कर ले तू ही हवा। पता है बहू, ये गर्मी बेसुकून तो होती है, लेकिन इसमें सुकून भी है। कम से कम घर के नीचे तो हैं हम। मुझे तो बरसात और तूफानों का डर लगा रहता है। हमारा घर बहुत ज्यादा नाजुक हो रखा है। डर लगा रहता है कि किसी खतरनाक आंधी या तूफान में हम अपना घर ही ना खो बैठे। नहीं माँ जी, हमें ऐसे डर डर कर अपने आज को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा। रिद्धिमा ने शोभा को समझा दिया, लेकिन कौन जानता था कि मुश्किल की घड़ियां अब बस दस्तक देने से 2 कदम दूर थी। जैसे ही रात हुई, तेज तेज आंधी और तूफान चलने लगा और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम के इस बदलाव से सारे अमीर लोग खुश हो गए। कहीं पकौड़े बन रहे थे तो कहीं पहली बरसात की रील्स बनाई जा रही थी। लेकिन ऐसे में गरीब लोग भी, जिन्हें ये मौसम खाने को आ रहा था। लखनपाल जी, सोहन, जल्दी से बहू के साथ घर के बाहर निकलो। हमारा पूरा घर हिल रहा है। कब ये भारी भूसे की छत नीचे आ जाए कोई नहीं जानता। जल्दी से बाहर चलो। माँ जी, मुझे ये बड़ी पन्नी मिली, सारा जरूरी सामान इसमें डाल दीजिए। रिद्धिमा और शोभा ने सारा जरूरत का सामान भर लिया और वो दोनों जैसे ही घर से बाहर आई, उसी वक्त उनका घर ढह गया। ये मंजर गरीब परिवार ने अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर उन सभी का दिल दहल उठा। लखनपाल जी ये क्या हो गया जी, क्या हो गया ये? अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अब? कुछ तो बोलिए ना। माँ जी शांत हो जाओ, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, आप टेंशन मत लो। सोहन जी, माँ बाबा को कहीं सुरक्षित जगह ले चलिए। हम घर वगैरह का इंतजाम कल सुबह करेंगे। अभी आंधी से बचने को कोई जगह ढूंढिए। रिद्धिमा के बोलने पर सोहन अपने माँ बाप को गांव के एक बड़े से पेड़ के नीचे ले आया, जहां अक्सर गांव के लोग बैठकर बातें किया करते थे। अपनी आंखों से अपना घर ढहते देख दोनों माँ बाप का दिल बहुत ज्यादा परेशान था। बारिश और आंधी में सारे परिवार ने रात उसी पेड़ के नीचे गुजारी और अगली सुबह। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने नहीं सोचा था कि एक घर का सहारा भी जो मैंने तुझे दिया है वो भी छिन जाएगा। माँ, आप क्यों माफी मांग रही हो? इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है माँ। और आपने तो मुझे बेटी बोला था ना। अब माँ बेटी पर मुसीबत आई है तो हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। चलिए अब उठिए, सबसे पहले हमें ठिकाना ढूंढना है। रिद्धिमा के बोलने पर पूरे परिवार ने उठकर चलना शुरू कर दिया। अभी वो सभी चल ही रहे थे कि तभी लखनपाल की चलते चलते दिल की धड़कन बढ़ने लगी। बेटा, शोभा मुझसे नहीं चला जाएगा। हे भगवान, आप सही तो है ना? इनकी तो तबीयत बिगड़ रही है सोहन बेटा, अब हम और नहीं चलेंगे। लेकिन माँ, हम लोग तो जंगल के पास हैं, यहाँ से नहीं चले तो हम कहाँ जाएंगे?
कोई बात नहीं है जी, हम जंगल के पास भी हैं तो क्या हुआ, हम यहीं पत्तों और लकड़ी की मदद से घर बना लेंगे। यहाँ मिट्टी भी है, भगवान ने इंसान मिट्टी से बनाया है तो घर क्या चीज है। लेकिन उस सब में बहुत मेहनत लग जाएगी रिद्धिमा। कोई बात नहीं जी। रिद्धिमा हालातों से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हिम्मत रखी और सोहन के साथ पत्तों, मिट्टी और लकड़ी की मदद से घर बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में उन दोनों ने छोटी सी कुटिया बना दी, जिसके अंदर जाकर लखनपाल और बाकी सबने आराम किया। और कुछ देर के बाद सोहन बोला, रिद्धिमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रेडीमेड तुम्हें कुछ लाकर खिला सकूं। थोड़ी बहुत मैं सब्जी ही तुम्हें लाकर दे सकता हूं, उसे ही बना देना। वो तो ठीक है, लेकिन सब्जी बनेगी किस बर्तन में? मेरा मतलब हमारे पास बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो बना लेंगे, तू जानती है बहू, ये वक्त मेरे ऊपर पहली बार नहीं आया। जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैंने इससे भी ज्यादा बुरा वक्त देखा था। तब मेरी सास मिट्टी से बर्तन बनाती थी और सारे काम हमारे मिट्टी से ही हो जाते थे। चल हम दोनों मिलकर मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, अब ऐसे जुगाड़ ही हमारे काम आएंगे। शोभा ऐसे बोलकर रिद्धिमा को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगी। बातों बातों में दोनों सास बहू ने मिट्टी से रसोई का काफी सारा सामान बना दिया, जिसको एक एक करके रिद्धिमा ने चूल्हे में सुखाया। और माँ जी, ये सामान हमारे छोटे से घर के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है? सही बोल रही है बहू। चल कोई नहीं, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा भी है तो जो सामान फालतू है उसे हम कल बेच आएंगे, इससे थोड़ी कमाई हो जाएगी। शोभा की बात को रिद्धिमा भी मान गई। उन दोनों ने ईंटों के चूल्हे पर खाना बनाया, जो कि पूरे परिवार ने खाया। और अगली सुबह वो दोनों सुहावने मौसम में मिट्टी के बर्तन बेचने बाजार आ गई, जहाँ बहुत ही जल्दी उनके सारे बर्तन बिक गए। यकीन नहीं होता माँ जी कि हमारे सारे बर्तन बिक गए। आजकल के लोगों को अकल आती जा रही है कि मिट्टी के बर्तन में खाना कितना फायदेमंद है, इसीलिए ये बर्तन बिके। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों ऐसे ही मिट्टी के बर्तन बेचने लग जाएं। इससे घर में भी पैसे आएंगे और हम एक पक्का घर खरीद पाएंगे। बिल्कुल सही सोचा माँ जी आपने। आज की कमाई को देखकर तो मैं भी यही सोच रही हूँ। रिद्धिमा और शोभा ने ऐसे ही मिट्टी के बर्तन बना बनाकर बेचने का मन बना लिया। अब वो रोजाना बर्तन बनाती और सुबह को उन्हें बेचने आ जाती थी। सोहन भी अपने कारखाने जा रहा था, जिससे खाने पीने का गुजारा हो रहा था। तभी एक दिन, बहू मेरी कमर। माँ जी, जमीन पर सो सोकर आपकी कमर अकड़ रही है, साथ में पापा जी को भी तकलीफ हो रही होगी। कैसा हो अगर हम मिट्टी से एक बेड बनाकर इसमें रखें तो, जिससे सोने में भी आराम हो और कुछ बिस्तर लगाकर गुदगुदा भी हो जाएगा, जिससे आप दोनों की कमर को तकलीफ भी नहीं होगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है बहू, तो फिर नेक काम में देरी कैसी, चल शुरू करते हैं। रिद्धिमा और शोभा ने खूब मेहनत की और उन्होंने मिट्टी से अपने सोने और खाली से घर में एक बेड भी बनाकर रख लिया। लेकिन अभी ऐसे ही ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला था। शाम को सोहन अपने कारखाने से एक कूलर की मोटर और पंखुड़ियां लेकर आया। माँ, ये कूलर की मोटर और पंखुड़ी बिल्कुल सही है। मालिक ने ये मुझे इसलिए दी क्योंकि कूलर की बॉडी गल गई थी। कारखाने में तो नया कूलर आ गया। आप बताओ मैं इन्हें कहाँ लगाऊं? अच्छा हुआ बेटा तू उन्हें यहाँ ले आया। सीधी धूप घर में आती है, जिससे गर्मी भी लगने लगी है। इन्हें ऐसे ही कहीं पर भी लगा देना तो बहुत खतरनाक होगा। माँ जी, क्यों ना हम इसके लिए मिट्टी से ही एक कूलर भी बना दे, जिसमें ये पंखुड़ी लग जाए। रिद्धिमा की बात पर सभी राजी हो गए। बस फिर क्या था, रिद्धिमा और शोभा दोनों सास बहू ने मिलकर मिट्टी से ही कूलर बना दिया, जिसमें मोटर फिट हुई। और रिद्धिमा के घर में बेड, कूलर और रसोई का सारा सामान मिट्टी का ही था। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने घर को पक्का करने के लिए उसे भी मिट्टी से लीप दिया, जिसकी वजह से अब वह एक मजबूत मकान बन चुका था और अब उसे कोई भी आंधी और तूफान हिला नहीं सकता था। ऐसे ही चलते चलते एक महीना होने को आया था। एक दिन अचानक से रिद्धिमा की ननद मोना अपने मायके आ गई और शोभा से लिपट लिपट कर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं पहले घर गई थी, वहाँ सपाट जमीन देखकर मेरा दिल दहल उठा। किसी तरह आप तक पहुंची। आप चलिए मेरे साथ, आपने मेरी जिंदगी तो संवार दी। आपको ऐसे इस हालात में नहीं रहने दूंगी मैं। नहीं ननद जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। माना कि वक्त हम पर बुरा आया था, लेकिन हम उसे पीछे छोड़ आए। अब हमें जिंदगी को जीना आ गया है, हम खुश हैं। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए और इस मिट्टी के घर में भी हम बहुत खुश हैं। रिद्धिमा की बात सुनकर शोभा बस चुप सी हो गई। सच में ही रिद्धिमा और शोभा जिंदगी की परेशानियों का सामना करना और जिंदगी को जीना सीख चुकी थी और वो खुशी खुशी अपने घर में रहती थी। माँ जी, ये देवरानी का मायका कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है? थोड़ा हल्के बोल, अगर इन लोगों ने सुन लिया तो हमें लालची समझेंगे।
वैसे कौशल्या जी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। अब तो बस आप शादी का मुहूर्त निकलवाइए और अपनी बेटी को हमारे घर विदा कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपको सब कुछ पसंद आया। अब कुछ ही दिनों में पूरे विधि विधान के साथ सौम्या की शादी केशव से हो जाती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। बाप रे, देवरानी के अमीर मायके वालों ने कितना सोना चढ़ाया है। देखो तो कितना भारी भारी सोने का हार पहना हुआ है मेरी देवरानी ने। अरे कहाँ खो गई बड़ी बहू, छोटी बहू को उसके कमरे में ले जा। निधि सौम्या को उसके कमरे में लेकर जाती है। अगले दिन सौम्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहाँ वो छोटा सा चूल्हा देख दुविधा में पड़ जाती है। अरे यहाँ तो एक स्टोव वाला चूल्हा है, मैं इस पर कैसे खाना बनाऊंगी। सौम्या दुविधा में खड़ी होती है कि तभी वहां पर निधि आती है। क्या हो गया सौम्या, पहली रसोई का खाना नहीं बनाना क्या सोच रही हो? दीदी, दरअसल मुझे ये एक स्टोव वाला चूल्हा इस्तेमाल करना नहीं आता। मैंने शुरू से ही ऑटोमेटिक चूल्हा ही इस्तेमाल किया है अपने मायके में। यही अच्छा मौका है सौम्या के अमीर मायके से ऑटोमेटिक चूल्हा मंगवाने का। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने भाई को बोलो कि तुम्हारे मायके से वो एक ऑटोमेटिक चूल्हा मंगवा दे। ठीक है दीदी। अब कुछ ही घंटे में सौम्या के मायके से कुछ लोग ऑटोमेटिक चूल्हा लेकर उसके ससुराल पहुंचते हैं। अरे इतना महंगा ऑटोमेटिक चूल्हा किसने मंगाया? वो भैया जी, ये चूल्हा मैंने मंगवाया है। क्या बात है, मेरी अमीर बहू ने अपने मायके से इतना कीमती ऑटोमेटिक चूल्हा मंगाया है। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा किया मंगवा लिया बहू, अब तुझे ही थोड़ी सुविधा मिलेगी खाना बनाने में। अब सौम्या ऑटोमेटिक गैस पर खाना बनाकर सबको खिलाती है। अगले दिन सारा परिवार हॉल में हाथ पंखा कर रहा होता है। क्या हो गया, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? लाइट ही तो गई है, इन्वर्टर ऑन कर लीजिए। सौम्या, तुम्हें लगता है कि अगर मेरे घर में इन्वर्टर होता तो हम लोग ऐसे गर्मी में पसीने से तरबतर हो रहे होते? और वैसे भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं एसी या इन्वर्टर खरीद सकूं। हाँ बहू, मेरा बेटा सही कह रहा है। वैसे बहू, अगर तू चाहे तो अपने अमीर मायके से हमारे लिए एसी या इन्वर्टर मंगा सकती है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मैं अभी आपके कमरे में एसी और इन्वर्टर लगवाती हूँ, पूरे घर में। सौम्या, अगर माँ के कमरे में एसी लगवा रही हो तो मेरे कमरे में भी लगवा दो, और भाभी मेरे कमरे में भी। अब सौम्या अपने अमीर मायके से अपने ससुराल वालों के कमरे के लिए एसी मंगवाती है और घर में एक इन्वर्टर लगवाती है। इसी तरह सौम्या का लालची ससुराल सौम्या के अमीर मायके वालों से तरह तरह के कीमती सामान मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उर्मिला मटके की दुकान से मटका खरीद कर घर आ रही होती है। माँ जी, आपने ये मटका क्यों खरीदा है? घर में फ्रिज है तो? अरे क्या बताऊं बहू, वो फ्रिज कई साल पुराना है और इस गर्मी में भी उसकी गैस खत्म हो गई है। अब बार बार तेरे अमीर मायके से सामान मंगवाना भी ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं ये मटका ही खरीद कर ले आई। अरे माँ जी, आप एक बार मुझसे कहती तो। अब अगले ही दिन सौम्या अपने अमीर मायके से अपने ससुराल वालों के लिए डबल डोर फ्रिज मंगवा लेती है। देख रही हो माँ जी, सौम्या क्या अमीर मायका होने के कारण हमारे घर में कितनी सारी एक्सपेंसिव चीजें आ गई हैं। ऑटोमेटिक चूल्हा, फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, अब बस थोड़े गहने रह गए हैं। हाँ, सही कहा। वैसे इसके गले का ये 3 तल्ला हार भी कुछ कम नहीं है। अब उर्मिला और निधि सौम्या के कमरे में जाती हैं। सौम्या कपड़ों को फोल्ड कर रही होती है। माँ जी, आप? दीदी, आप? कुछ काम था क्या? नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही आ गए बैठने। वैसे बहू एक बात बता, तूने जो गले में ये सोने का हार पहना है ये तो बहुत कीमती होगा ना? वैसे सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी सोने का हार नहीं पहना। इतना कहने के बाद उर्मिला झूठ मूठ कर रोने की एक्टिंग करती है। सौम्या को ये सारी चीज हकीकत लगती है। अरे अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? ये लीजिए, आप मेरे गले का ये हार रख लीजिए। अगर माँ जी को दिया है तो मुझे भी दे दो एक सोने का हार सौम्या। तभी वहां पर तीशा आती है और ये सब सुनकर वो कहती है, भाभी अगर आपने सबको सोने का हार दिया है तो कम से कम मुझे एक छोटी सोने की अंगूठी ही दे दो। सौम्या अलमारी खोलती है और अपने सभी कीमती सोने के गहने को ससुराल वालों के सदस्य में बांट देती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। सौम्या का लालची ससुराल सौम्या के अमीर मायके से तरह तरह की चीजों की डिमांड करता है और सौम्या उन्हें पूरा भी करती। लेकिन एक दिन अचानक सौम्या की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है।
सौम्या के मायके से फोन आता है, जिसके कारण सौम्या को फौरन अपनी ससुराल से मायके जाना पड़ता है। सौम्या जी, आप आ गई। मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। अब सौम्या फौरन अपनी माँ के कमरे में आती है, जहाँ कौशल्या की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कमजोर, दुबली पतली हो रही थी। अरे माँ, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई? आप मेरे जाने के बाद अपना ध्यान नहीं रख रही थी क्या? ध्यान तो रख रही थी बेटी, पर पता नहीं कैसे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद से बॉडी में वीकनेस हो रही है। अब सौम्या अपने मायके में अपनी माँ कौशल्या का बहुत ध्यान रख रही थी। वो अपने हाथ से अपनी माँ को खाना खिलाती, गार्डन में वॉक करवाती, मेडिटेशन, योगा करवाती। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। दूसरी तरफ सौम्या के ससुराल वाले, जब से मेरी अमीर बहू अपने मायके गई है, तब से तो घर में मन ही नहीं लग रहा है। हमारी तो फरमाइश पूरी करने वाली ही यहाँ से चली गई। हाँ माँ जी, सही कह रही हो। वैसे माँ जी, हम फालतू में ही अपने घर का एसी चलाकर बिजली बिल बढ़ा रहे हैं, और यही अच्छा मौका है सौम्या के अमीर मायके में बसने का। बोल देंगे कि उसकी माँ को देखने आए हैं, और इसी बहाने उसके अमीर मायके में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, लग्जरी लाइफ स्पेंड करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है भाभी। तभी वहाँ पर केशव और अतुल आते हैं। मैं और भाई तो नहीं आ पाएंगे माँ, क्योंकि हमें बिजनेस के काम से बाहर जाना है। अब उर्मिला के दोनों बेटे जैसे ही बिजनेस के काम से बाहर जाते हैं, वैसे ही उर्मिला, निधि और तीशा सौम्या के अमीर मायके पहुंचते हैं। माँ जी, आप, दीदी, तीशा, आओ ना, अंदर बैठो। श्यामू काका, सबके लिए चाय नाश्ता लगाओ। जी जी सौम्या मैडम। सभी लोग चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। अरे, अपनी बहू के अमीर मायके में आकर ये नाश्ता पानी करने के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मैंने इसकी माँ के बारे में तो पूछा ही नहीं। अच्छा सौम्या, तुम्हारी मम्मी ठीक तो हैं? उन्हें ही देखने आए थे हम लोग। नहीं माँ जी, अभी कहाँ ठीक हुई हैं वो। अब सौम्या के लालची ससुराल वाले सौम्या के मायके में आने के बाद दिन भर एसी के कमरे में बैठे रहते। दूसरी तरफ घर के नौकरों से तरह तरह के पकवान बनवाते। तभी एक दिन उर्मिला बीमार कौशल्या के कमरे में जाती है, जहां उसकी नजर कौशल्या के हाथ के सोने के कड़े पर पड़ती है। कौशल्या जी, आपके हाथ में जो ये सोने के कड़े पहने हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने तो आज से पहले कभी नहीं पहने, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम ये मेरे हाथ से निकाल लो, मैं दूसरा खरीद लूंगी। लालची उर्मिला सौम्या की बीमार माँ के हाथ से वो सोने के कड़े निकाल कर पहन लेती है। तभी सौम्या कमरे में आती है। अरे, मेरी माँ के हाथ के कड़े सासू माँ के हाथ में क्या कर रही हैं? सौम्या को अब अपने लालची ससुराल वालों का लालच समझ आने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन सुबह, माँ जी, दीदी, तीशा, मैं माँ की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। तब तक आप लोग माँ का ध्यान रखना, आज नौकर भी नहीं आए हैं। सौम्या के इतना समझाने पर भी सौम्या के लालची ससुराल वाले उसकी बीमार माँ के कमरे में उसे झांकने भी नहीं जाते और हॉल में बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा में पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखने लगते हैं। तीशा फोन चला रही होती है। दूसरी तरफ बीमार कौशल्या को वॉशरूम जाना होता है और वो कई बार आवाज देती है, लेकिन उर्मिला, निधि उसकी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। कौशल्या लड़खड़ा कर चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है और उसका सर दरवाजे के कोने से लगता है, जिसके कारण उसके सर से खून बहने लगता है। और कुछ ही देर बाद सौम्या आती है और जब वो अपनी माँ को इस हालत में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। माँ जी, दीदी, तीशा, आप सभी लोगों के यहाँ होने के बाद भी मेरी माँ की ये दशा कैसे हुई? मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा था कि मेरी माँ का ध्यान रखना। तभी वहाँ पर काम खत्म करके अतुल और केशव भी पहुँचते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, अरे ये सब क्या हो गया यहाँ पर, और इतनी चोट कैसे लग गई सौम्या के माँ को? अरे चुप करिए, आपका जो ये परिवार है ना, लालची परिवार, इन्हीं की वजह से आज मेरी माँ की ये दशा हुई है। अरे मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लोग मेरी माँ से मिलने नहीं, मेरे अमीर मायके को देखकर यहाँ बसने आए हैं। अपने लालच में इतने गुमनाम हो गए थे ये लोग कि इन्होंने मेरी बीमार माँ को देखना तक जरूरी नहीं समझा। सौम्या, शांत हो जाओ और मैं अपने परिवार वालों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरे आगे अपने ये दोनों हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे। सौम्या, मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माँ को अपनी माँ की तरह ही देखना चाहिए था, लेकिन मैंने तो बस तुम्हारी अमीर मायके का पैसा ही देखा। अब सभी लोग सौम्या से माफी मांगते हैं। सौम्या सभी की गलतियों को माफ कर देती है। सभी लोग कौशल्या को लेकर अस्पताल जाते हैं और कुछ दिन बाद कौशल्या भी ठीक हो जाती है।